रीविजिट बुक्स पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम किताबों को छोटे छोटे ज्ञान में बदलते हैं जिनका आप हर दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दशकों से ना फिटनेस और स्वास्थ्य की दुनिया में हमें बस एक ही गणित रटाया गया है। कम खाओ, ज्यादा पसीना बहाओ और वजन कम करो। बिल्कुल। हर मैगजीन, हर फिटनेस गुरु बस यही कहता आया है। हाँ, मतलब अगर वजन कम करना है तो अपनी थाली का खाना आधा कर दो। लेकिन विज्ञान अब एक बिल्कुल अलग कहानी बयां कर रहा है। क्या हो अगर हमें ये बताया जाए कि हम्म, कि भूखा रहना वजन कम करने का सबसे बुरा और अचूक तरीका है। मतलब वजन कम करने का नहीं, बल्कि उसे वापस 2 गुना बढ़ाने का। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये सच में एक ऐसा विचार है जो हमारी पूरी स्वास्थ्य प्रणाली और जो भी हमारी पारंपरिक धारणाएं हैं ना, उन पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा देता है। देखिए, आज की इस चर्चा में हम जिस शोध पर बात करने वाले हैं वह कोई साधारण इंटरनेट थियरी नहीं है। कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड नहीं है। एकदम सही। हम हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के प्रसिद्ध शोधकर्ता और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर डेविड लुडविक की किताब ऑलवेज हंग्री की गहराइयों में जाने वाले हैं। एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट होने के नाते डॉक्टर लुडविक का पूरा जीवन शरीर के हॉर्मोन्स और उनके काम करने के तरीकों को समझने में बीता है। अच्छा। और उनका निष्कर्ष ये है कि वजन का बढ़ना या घटना ना वो कैलोरी का गणित बिल्कुल नहीं है, बल्कि हॉर्मोन्स का एक बहुत ही जटिल रसायन है। हॉर्मोन्स का रसायन। ये दिलचस्प है, क्योंकि जब भी वजन बढ़ने की बात आती है तो पूरा का पूरा दोष तो इंसान की नीयत पर मढ़ दिया जाता है ना। मतलब पारंपरिक सोच तो यही रही है कि लोग बहुत ज्यादा खाते हैं, इसलिए उनके शरीर की वसा कोशिकाएं, जिन्हें हम फैट सेल्स कहते हैं, वो बड़ी हो जाती हैं। हाँ, लेकिन डॉक्टर लुडविक का शोध तो इस पूरी कहानी को ही उल्टा कर देता है। किताब के अनुसार बात ये नहीं है कि ज्यादा खाने से फैट सेल्स बड़े होते हैं। तो फिर क्या होता है? सच्चाई ये है कि हमारी फैट सेल्स बायोलॉजिकली प्रोग्राम्ड हो चुके हैं बड़ा होने के लिए, और उनकी इसी भूख की वजह से हम ज्यादा खाना खाने पर मजबूर हो जाते हैं। रुकिए। इसका मतलब है कि वजन बढ़ने का कारण ज्यादा खाना नहीं है, बल्कि हमारे शरीर की एक अंदरूनी गड़बड़ी हमसे ज्यादा खाना मंगवा रही है। ये तो पूरी सोच को ही बदल देता है। बिल्कुल। इस अंतर को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम हमेशा कारण और परिणाम को ना एक उल्टे चश्मे से देखते आए हैं। हम सोचते हैं कि ओवर ईटिंग यानी जरूरत से ज्यादा खाना मोटापे का कारण है, लेकिन डॉक्टर लुडविक के शोध के अनुसार ओवर ईटिंग कारण नहीं है, बल्कि ये शरीर में पहले से चल रही एक गड़बड़ी का लक्षण मात्र है। मतलब एक सिम्टम है, बीमारी नहीं। सही कहा। हमारे फैट सेल्स एक स्पंज की तरह बर्ताव करने लगते हैं, जो खून में मौजूद सारी ऊर्जा को सोखकर कैद कर लेते हैं। अब सोचिए, जब खून में ऊर्जा ही नहीं बचेगी तो दिमाग को क्या लगेगा? कि शरीर में ऊर्जा खत्म हो रही है। हाँ, दिमाग को लगेगा कि शरीर भुखमरी का शिकार हो रहा है और वो भूख बढ़ाने वाले सिग्नल भेजेगा। अरे बाप रे। मतलब जो इंसान खुद को दिन रात कोसता रहता है कि मुझ में इच्छा शक्ति नहीं है, असल में उसका शरीर उसे एक बायोलॉजिकल इमरजेंसी का सिग्नल दे रहा है कि भाई मुझे और खाना चाहिए क्योंकि मेरे पास ऊर्जा नहीं है। जीव विज्ञान के नजरिए से एकदम यही हो रहा है। और यहीं से ये सवाल उठता है कि ये जानकारी किन लोगों के लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। देखिए, ये चर्चा मुख्य रूप से उन लाखों लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है जो योयो डाइटिंग के दुष्चक्र में फंसे हुए हैं। योयो डाइटिंग मतलब वो जो बार बार वजन कम होना और फिर बढ़ जाना? हाँ, बिल्कुल। हफ्तों तक खुद को भूखा रखकर बस सूप और सलाद खाकर कुछ किलो वजन कम करना, और फिर जैसे ही थकान और भूख बर्दाश्त के बाहर हो जाती है, वापस सामान्य खाना शुरू कर देना। नतीजा क्या होता है? वजन पहले से भी ज्यादा तेजी से वापस लौट आता है। और ये सिर्फ वजन के कांटे की बात भी तो नहीं है ना। ये उस रोजमर्रा की थकान के बारे में भी है जो बहुत से लोग महसूस करते हैं। मतलब जिन्हें दोपहर के 3 बजते ही काम के बीच में अचानक से मीठा खाने की या फास्ट फूड खाने की बहुत तीव्र इच्छा होती है। क्रेविंग्स होती हैं। हाँ, क्रेविंग्स। और अक्सर समाज ऐसे लोगों को ये कहकर जज करता है कि इनमें इच्छा शक्ति या अनुशासन की कमी है। ये इच्छा शक्ति की कमी वाला ताना कोई नई बात नहीं है। वैसे किताब में बहुत ही रोचक ऐतिहासिक संदर्भ दिया गया है कि हिपोक्रेट्स के समय से ही, जिन्हें पश्चिमी चिकित्सा का जनक माना जाता है, मोटे लोगों को ये सलाह दी जाती थी कि उन्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, दिन में सिर्फ एक बार खाना चाहिए और सख्त बिस्तर पर सोना चाहिए, ऐसा कुछ भी था ना? हाँ, सख्त बिस्तर पर सोना चाहिए।
मतलब सदियों से समाज ने वजन को हमेशा इच्छा शक्ति की कमी माना है, मोटापे को आलस या लालच से जोड़ दिया गया। लेकिन विज्ञान अब ये स्पष्ट कर रहा है कि ये इच्छा शक्ति की कमी नहीं है, बल्कि असल में ये जीव विज्ञान का खेल है। जब आपके हार्मोन्स आपको खाने के लिए प्रेरित कर रहे हों तो कोई भी इच्छा शक्ति जीव विज्ञान से नहीं जीत सकती। यह ऐतिहासिक नजरिया बहुत कुछ साफ कर देता है और उन सभी को राहत देगा जो अपने ही शरीर को अपना दुश्मन मान बैठे हैं। तो चलिए इस जीव विज्ञान को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इसके लिए हम इस चर्चा को 4 मुख्य टेक अवेज में बांट लेते हैं। बिल्कुल, ये सही रहेगा। तो हमारा पहला टेक अवे है एक तरफा टर्न स्टाइल, यानी द वन वे कैलोरी टर्न स्टाइल और ऊर्जा संकट। शरीर ऊर्जा के साथ आखिर कर क्या रहा है? यही इस किताब का सबसे अहम वैज्ञानिक तथ्य है। जब इंसान अत्यधिक प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट खाता है, जैसे सफ़ेद ब्रेड, पैकेट वाले स्नैक्स, चीनी या कुकीज़, तो ये चीज़ें पेट में जाकर लगभग तुरंत ही ग्लूकोज में बदल जाती हैं। एकदम से शुगर बढ़ा देती हैं। हाँ, इससे रक्त में शुगर का स्तर एक झटके में बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। इस अचानक आई शुगर की बाढ़ को संभालने के लिए शरीर का पैंक्रियास भारी मात्रा में इंसुलिन नाम का हार्मोन छोड़ता है। अब ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इंसुलिन का काम सिर्फ ब्लड शुगर को नियंत्रित करना है। हाँ, मैंने भी यही सुना था। लेकिन इंसुलिन का एक और बहुत बड़ा काम है। ये फैट सेल्स का मुख्य रेगुलेटर है। ये फैट सेल्स को निर्देश देता है कि वे कैलोरीज को अंदर जमा करें और उन्हें किसी भी कीमत पर बाहर न निकलने दे। किताब में एक बहुत ही सटीक उदाहरण है इसके लिए। कल्पना कीजिए कि इंसुलिन फैट सेल्स के लिए एक वन वे टर्न स्टाइल की तरह काम करता है। मतलब सबवे या मेट्रो के स्टेशन का वो दरवाजा देखा है ना, जो आपको सिर्फ अंदर तो जाने देता है लेकिन वापस बाहर नहीं आने देता। हाँ, बिल्कुल वैसी ही स्थिति होती है। तो मतलब कैलोरीज अंदर तो जाती हैं लेकिन बाहर नहीं आ पाती। सही कहा। जब शरीर में इंसुलिन का स्तर लगातार बहुत ज्यादा बना रहता है तो खाने से मिलने वाली कैलोरी फैट सेल्स के अंदर तो चली जाती हैं, लेकिन जब शरीर को ऊर्जा की जरूरत होती है तो वो टर्न स्टाइल के लॉक होने की वजह से बाहर नहीं आ पाती। बाप रे। और इसका परिणाम शरीर के लिए बहुत भयानक होता है। फैट सेल्स के अंदर भले ही हजारों कैलोरीज का भंडार जमा हो, लेकिन रक्त प्रवाह में ऊर्जा की भारी कमी हो जाती है। इसे ही ऊर्जा संकट कहा जाता है। तो मतलब दिमाग का वो हिस्सा जो ऊर्जा के स्तर पर नजर रखता है, वो देखता है कि खून में तो ईंधन ही नहीं है। बिल्कुल। दिमाग को ये नहीं पता कि फैट सेल्स ने ऊर्जा चुरा ली है। दिमाग को सिर्फ ये लगता है कि शरीर भूखा मर रहा है। ओहो। तो प्रतिक्रिया स्वरूप वो मेटाबॉलिज्म को धीमा कर देता है ताकि ऊर्जा बचाई जा सके और भूख के बेहद गंभीर संकेत भेजने लगता है। तो इस वजह से हम चिप्स या कुकीज खाने के कुछ ही देर बाद फिर भूखे हो जाते हैं। मतलब जब कोई एक बड़ा सा फास्ट फूड मील खाता है और 1 घंटे बाद ही उसे फिर से जबरदस्त भूख लगने लगती है, तो ये उसका लालच नहीं है। दिमाग सच में मान रहा है कि शरीर में ऊर्जा नहीं है। एकदम सही समझे आप। तो अगर कम कैलोरी खाना उपाय नहीं है तो उपाय क्या है? मतलब इस संकट से निकले कैसे? और यही हम आते हैं अपने दूसरे टेक अवे पर, फैट सेल्स की ट्रेनिंग और 3 चरणों का समाधान। उपाय ये है कि हम क्या खाते हैं उसे बदला जाए, ना कि हम कितना खाते हैं। क्या खाते हैं उस पर फोकस करना है। हाँ, लक्ष्य सिर्फ एक है, इंसुलिन के स्तर को नीचे लाना ताकि वो वन वे टर्न स्टाइल खुल सके। डॉक्टर लुडविग ने इसे 3 अलग अलग फेज या चरणों में बांटा है। तो फेज 1 क्या है? मैंने पढ़ा था कि ये 14 दिनों का कोई बूट कैंप है। हाँ, ये 14 दिनों का एक फेज है जहां कार्बोहाइड्रेट कम कर दिए जाते हैं और सबसे दिलचस्प बात, अच्छी वसा यानी फैट की मात्रा 50% तक रखी जाती है। 50%? रुकिए, हमने तो 1980 और 90 के दशक से यही सुना है कि फैट खाने से दिल की बीमारियां होती हैं, नसें ब्लॉक हो जाती हैं। और अब ये शोध कह रहा है कि ऑलिव ऑयल, एवोकाडो, नट्स जम के खाएं। मैं समझ सकती हूँ, ये डर बहुत स्वाभाविक है। दशकों तक हमें फैट से डराया गया, लेकिन विज्ञान ने ये साबित कर दिया है कि वो लो फैट अभियान एक बहुत बड़ी गलती थी। जब लोगों ने फैट खाना कम किया तो खाने में स्वाद बनाए रखने के लिए कंपनियों ने उसमें चीनी और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स भर दिए। और वही कार्ब्स इंसुलिन बढ़ाते हैं। बिल्कुल। फैट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये इंसुलिन के स्तर को बिल्कुल नहीं बढ़ाता। जब डाइट में 50% तक स्वस्थ फैट होता है तो शरीर में इंसुलिन का उत्पादन एकदम गिर जाता है। फैट सेल्स का दरवाजा खुल जाता है और फंसी हुई ऊर्जा खून में वापस आने लगती है। अरे वाह,
किताब में एरिक एफ नाम के एक व्यक्ति का अनुभव है जो सच में हैरान करने वाला है। हाँ, एरिक की कहानी बहुत प्रेरित करने वाली है। उसने इस दौरान फैट को अपनी ऊर्जा का स्रोत माना और सिर्फ 14 दिनों में 17 पाउंड वजन कम किया, और वो भी बिना भूखे रहे। क्योंकि उनकी क्रेविंग्स पूरी तरह से गायब हो गई थीं। जब हार्मोन संतुलित होते हैं तो शरीर खुद अतिरिक्त वसा को जलाना शुरू कर देता है। इसके बाद आता है फेज 2। हाँ, यहाँ फैट सेल्स को दोबारा प्रशिक्षित किया जाता है और शरीर के वजन के सेट पॉइंट को कम किया जाता है। सेट पॉइंट मतलब वो वजन जिस पर शरीर अटका रहता है। हाँ, इस दूसरे चरण में साबुत अनाज और कुछ प्राकृतिक कार्बोहाइड्रेट्स को धीरे धीरे डाइट में वापस जोड़ा जाता है। अच्छा, और फेज 3 क्या है? फेज 3 है अपनी जीवन शैली के हिसाब से इसे हमेशा के लिए अपनाना। मतलब ये कोई कुछ दिनों वाली डाइट नहीं है। ये भूख से लड़ने की नहीं, बल्कि अपने फैट सेल्स को शांत करने की प्रक्रिया है। जैसे किताब में डोनाए का उदाहरण था। डोनाए। उन्होंने कहा था कि उन्हें ये डाइट लगी ही नहीं क्योंकि इसमें कोई पाबंदी या भूख का एहसास नहीं था। उनके पति को लगता ही नहीं था कि वो डाइट पर हैं, फिर भी उन्होंने 22 पाउंड वजन कम किया। क्योंकि यह शरीर के प्राकृतिक तंत्र के साथ काम कर रहा है। लेकिन देखिए, भोजन से आगे बढ़ते हुए हमें ये समझना होगा कि सिर्फ खान-पान काफ़ी नहीं है, और यही हमारा तीसरा टेक अवे है, जीवन शैली का महत्व, खासतौर पर नींद और 3 आर की अहमियत। नींद का वजन से क्या लेना देना? बहुत बड़ा लेना देना है। नींद की कमी फैट सेल्स को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। किताब में एक अध्ययन है जिसके अनुसार केवल 4 रातों की कम नींद फैट सेल्स की इंसुलिन संवेदनशीलता को पूरी तरह बिगाड़ सकती है। क्या बात कर रहे हैं? तो क्या रात को देर तक जागकर टीवी पर न्यूज़ देखना हमें सच में मोटा बना रहा है? 100%। जब नींद पूरी नहीं होती तो शरीर इसे एक इमरजेंसी के रूप में देखता है। इस तनाव की वजह से शरीर कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन भारी मात्रा में रिलीज करता है। और कॉर्टिसोल का सीधा असर ब्लड शुगर पर पड़ता है। बिल्कुल। कॉर्टिसोल लिवर को निर्देश देता है कि खून में और ज्यादा शुगर डाल दे। शुगर बढ़ी तो पैंक्रियाज फिर से इंसुलिन छोड़ेगा। और इंसुलिन आया मतलब फैट सेल्स का दरवाजा बंद। एकदम सही। मतलब बिना कुछ मीठा खाए भी सिर्फ नींद की कमी से शरीर में वही रिएक्शन हो रहा है जो एक डोनट खाने से होता है। ओहो, ये तो खतरनाक है। तो इसका व्यावहारिक समाधान क्या है? समाधान है बेडरूम क्लीन आउट। बेडरूम सिर्फ 3 आर के लिए है। रेस्ट यानी आराम, रीडिंग यानी पढ़ना, और रोमांस यानी रोमांस। मतलब बेडरूम में टीवी या लैपटॉप का कोई काम नहीं है? बिल्कुल नहीं। टीवी बंद करें और कमरे का तापमान भी थोड़ा ठंडा रखें। ठंडे वातावरण में शरीर का तापमान गिरता है, जो गहरी नींद लाने में और मेटाबॉलिज्म को सुधारने में मदद करता है। बहुत ही बढ़िया टिप्स हैं ये। अब आते हैं अपने चौथे और आखिरी टेकअवे पर, सफलता का मनोविज्ञान, बिग वाई और इफ देन प्लान। क्योंकि कोई भी बदलाव तब तक नहीं टिकता जब तक मानसिकता ना बदले, है ना? गंभीर बीमारियों से खुद को बचाना, इसे याद रखने के लिए एक ताबीज या एम्यूलेट पास रखने की सलाह दी गई है। ताबीज मतलब कोई जादुई चीज? नहीं, कोई भी निशानी, जैसे फोन का वॉलपेपर या कोई ब्रेसलेट जो आपको आपका बिग वाई याद दिलाता रहे जब भी आपको क्रेविंग हो। अरे वाह, ये तो बहुत काम की चीज है। और इफ देन यानी अगर तो प्लान पर भी बहुत जोर दिया गया है। हाँ, क्योंकि हम अक्सर अप्रत्याशित परिस्थितियों में हार मान लेते हैं। जैसे डैनबी का उदाहरण लें, जिन्होंने तय किया कि अगर मीटिंग में अनहेल्दी लंच या डोनट्स मिलेंगे तो वो अपने साथ रखे स्वस्थ स्नैक्स ले जाएंगे। यह पहले से सोची गई रणनीति हमें कमजोर पड़ने से बचाती है। दिमाग को उस वक्त सोचना नहीं पड़ता कि क्या करूं। बिल्कुल, यह डिसीजन फटीग यानी निर्णय की थकान से बचाता है। सही बात है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाता है। हमें अपनी भूख से या अपने शरीर से लड़ना नहीं है। हाँ, समस्या हमारे चरित्र की कमी या इच्छा शक्ति में नहीं है, बल्कि हमारी डाइट की गुणवत्ता में है। जब हम शरीर को सही ईंधन देते हैं तो वो खुद अपना संतुलन खोज लेता है। मतलब वो फैट सेल्स जो ऊर्जा चुरा रहे थे वो खुद शांत हो जाते हैं। और ऊर्जा, दिमागी स्पष्टता और शांति खुद लौट आती है। इसीलिए सुनने वालों के लिए मेरा अंतिम संदेश यही है कि अपने शरीर की आवाज़ पर भरोसा करना सीखें। एक बार जब हार्मोन संतुलित हो जाते हैं तो शरीर खुद बताता है कि उसे क्या चाहिए। बिल्कुल। जाने से पहले एक विचार जो मेरे दिमाग में आ रहा है, हम हमेशा सोचते हैं कि हमारे फैसले हमारे नियंत्रण में हैं, लेकिन इस सब के बाद लगता है कि क्या हम अपनी डाइट कंट्रोल कर रहे हैं या हमारी डाइट ये तय कर रही है कि हम कौन हैं और कैसा महसूस करते हैं? क्या हम सिर्फ अपने हार्मोन्स की कठपुतली हैं? ये सच में सोचने वाली बात है।
बहुत ही गहरा सवाल है ये। ये था आज का विश्लेषण। हालांकि ये चर्चा पुस्तक के पूरे पाठ के स्थान नहीं ले सकती, लेकिन यह इसकी शिक्षाओं की एक झलक जरूर दे सकती है। मुझे आशा है कि आपको ये चर्चा उपयोगी लगी होगी और मैं आगे भी आपके साथ साझा करने के लिए उत्सुक हूं। मुझे बताएं कि आप अगली बार किस पुस्तक पर चर्चा सुनना चाहते हैं।